अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद खित्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। खास तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और दीगर अहम रहनुमाओं की शहादत के बाद इस कशीदगी में ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है और दोनों इतराफ से मुसलसल तीसरे दिन भी फिजाई और मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है। आज भी इसराइल और अमेरिका ने तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमले किए हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों के जवाब में लेबनान में भी बड़े पैमाने पर फिजाई हमले किए हैं, जबकि ईरान भी खित्ते भर में इसराइल और अमरीकी अड्डों को मुसलसल निशाना बना रहा है और आज भी कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन में हमले रिपोर्ट हुए हैं। जबकि कुवैत में 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं। ताहम अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये तैयारे कुवैती फोर्सेस की फ्रेंडली फायर के नतीजे में गिरे हैं, मगर ईरान ने अमरीकी तैयारा गिराने का दावा किया है। इसके अलावा साइप्रस में बरतानवी फौजी अड्डे पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ है, जबकि कतर और सऊदी अरब में ईरान की जानिब से गैस और तेल की रिफाइनरीज और प्लांट पर भी हमले किए गए हैं। इस कशीदगी के दौरान ईरान की हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान में अब तक 550 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की एक बड़ी तादाद भी शामिल है। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम ने ईरानी हमलों के नतीजे में 4 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है और यह बताया है कि अब तक तकरीबन 18 अमरीकी फौजी शदीद जख्मी भी हो चुके हैं, जबकि इसराइल में ईरानी हमलों के नतीजे में कम से कम 12 अफराद हलाक हो चुके हैं और यरूशलेम और तल अवीव में ईरानी मिसाइल गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही के मनाजिर भी सामने आए हैं। जबकि मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन में भी मुतादिद अफराद के मारे जाने की इत्तला सामने आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल में ईरान ने सरकारी सतह पर तो नहीं कहा कि वो आलमी सतह पर तवानाई की तरसील के लिए इंतहाई अहम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करेगा। ताहम मुख्तलिफ खबर रसाई इदारे इस अहम आबी गुजरगाह की बंदिश की खबरें दे रहे हैं, जिसकी वजह से आलमी सतह पर तेल की तरसील मुतासिर हुई है और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। और आज ब्रेंट ऑयल में 12% इजाफे और यूरोपियन गैस 50% इजाफे के साथ ट्रेडिंग शुरू हुई, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात ने अबू धाबी और दुबई की स्टॉक मार्केट्स फिलहाल बंद कर दी हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इस कशीदगी के असरात पड़े और आज 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड 16,000 पॉइंट्स या तकरीबन 10% की गिरावट देखी गई। और यह सब हुआ है अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के ईरान पर हमलों के बाद। जबकि आलमी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने इतवार के दिन अमरीकी कांग्रेस के स्टाफ के सामने बंद दरवाजों के पीछे इस बात का एतराफ़ किया कि इस बात के कोई आसार नहीं थे कि ईरान अमरीका पर पहले हमला करेगा अगर अमरीका ने हमला ना किया तो। हालांकि अवामी सतह पर ट्रंप इंतजामिया ने यह कहा कि ईरानी हमलों के इम्कान से बचने के लिए ट्रंप ने ईरान पर हमलों का फैसला किया, मगर बंद दरवाजों के पीछे इस बात का एतराफ़ किया कि इस बात के कोई आसार नहीं थे, कोई इम्कान नहीं थे कि ईरान अमेरिका पे पहले हमला करेगा। इस सारी सूरत हाल में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए ओमान सालिसी कर रहा था और अब दोबारा कर रहा है और दोनों ममालिक से सिफारतकारी और दोबारा मुज़ाकरात का मुतालबा कर रहा है। ताहम ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का कहना है कि ईरानी हुक्काम बातचीत करने के ख्वाहां हैं और इस सिलसिले में राब्ते भी जारी हैं, मगर साथ ही सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इन कार्रवाइयों के नतीजे में मजीद अमरीकी फ़ौजियों के हलाक होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। जबकि सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरानी फोर्सेस से सरेंडर करने और ईरानी अवाम से रिजीम चेंज के लिए कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही आज अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट और अमरीकी फ़ौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग से मुताल्लिक एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसके दौरान जनरल डैन केन ने बताया कि अमरीकी सदर ट्रंप ने जुम्मे की सपहर को ईरान पर कार्रवाई के अहकाम जारी किए थे। इस दौरान जनरल डैन केन ने खबरदार किया कि इस जंग में मजीद अमरीकी हलाकतें मुतवक्के हैं और वाज़ेह किया कि यह एक रात में ख़त्म होने वाली कार्रवाई नहीं है। इस सारी सूरत हाल में नेटो इत्तेहाद के अरकान और 3 अहम यूरोपीय ममालिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी ईरान के खिलाफ हमलों में शरीक होने का इंदिया दे दिया है। अहम बात यह है कि हफ्ते के रोज़ इसराइल और अमरीका की जानिब से ईरान पर हमलों के आगाज़ के फ़ौरन बाद ही ईरान ने इसराइल समेत खित्ते भर में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ताहम कल सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की तस्दीक के बाद से ईरान की रद्द अमल की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। ईरान न सिर्फ खित्ते भर में अमरीकी अड्डों को बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है, बल्कि इसराइल पर भी बराह रास्त मिसाइल दाग रहा है। अब तक कुवैत, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, उर्दन और इराक में कम से कम 27 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ईरानी हमले रिपोर्ट हुए हैं और इन ममालिक में ईरानी कार्रवाइयाँ सिर्फ अमरीकी फ़ौजी अड्डों तक नहीं बल्कि तेल और गैस की तनसीबात तक भी फैल गई हैं।
कल और आज होने वाले ईरानी हमलों और उनके नतीजे में होने वाली तबाही के मनाजिर वीडियोस की सूरत में सामने आ रहे हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो में ईरानी मिसाइल हमलों के नतीजे में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सियाह धुएं का एक गहरा बादल उठते हुए देख सकते हैं। ये मनाजिर कल यानी 1 मार्च को होने वाले हमले के बाद के हैं। इसी तरह आज कुवैत में अमेरिका के अली अल सालिम एयरबेस पर ईरान की जानिब से क्रूज हमले के बाद इस अड्डे के ऊपर भी धुएं के बादल देखे जा सकते हैं, जिसकी वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक एक अलहदा वाक़े में कुवैत सिटी में अमरीकी सिफारत खाने के करीब धुआं उठता देखा गया और इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंसेज मौजूद थीं। जबकि आज सुबह कुवैत की वजारत दिफा ने अपने एक बयान में कहा कि मुतअद्दिद अमरीकी लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं, जिसकी तस्दीक अमरीका की सेंट्रल कमांड ने भी की। ताहम उनका कहना है कि अमरीका के 3 F-15 लड़ाका तैयारे ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान कुवैती एयर डिफेंस की फ्रेंडली फायर का निशाना बनने की वजह से गिरे हैं। ताहम इन तैयारों के हमले के तमाम 6 अफराद महफूज तरीके से इजेक्ट करने में कामयाब हो गए और उनकी हालत मुस्तहकम रही। जबकि ईरान का दावा सामने आया है कि अमरीकी तैयारा उसके मिसाइल हमले में गिरा है। कुवैत में गिरने वाले अमरीकी लड़ाका तैयारे के गिरने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें एक लड़ाका तैयारे को अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे के करीब गिरकर तबाह होते हुए देखा जा सकता है। जबकि एक और वीडियो में एक पायलट को पैराशूट के जरिए ज़मीन पर उतरते देखा जा सकता है। لا والله حربية، طيارة حربية، طيارة حربية. شوف 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 شوف. इसके अलावा अबू धाबी के अल सलाम नेवल बेस पर भी ईरान ने ड्रोन्स के जरिए मुतादिद हमले किए हैं। इस अड्डे से सामने आने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्रोन लगने के फौरन बाद अड्डे से आग के शोले और गहरा धुआं उठता है। जबकि बेस से मुंसलिक सड़क से बनाई गई वीडियोज़ में धमाके के बाद होने वाली तबाही के मनाजिर देखिए। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम शहरों दुबई और अबू धाबी में आज सुबह भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। जबकि बरतानिया की मैरीटाइम अथॉरिटीज़ के मुताबिक आज बहरीन की बंदरगाह में लंगरअंदाज एक कमर्शियल शिप को 2 प्रोजेक्टाइल्स से निशाना बनाया गया, जिसके बाद हमले को फौरी तौर पर इमरजेंसी में निकालना पड़ा। इसके अलावा बहरीन से ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि आज सुबह एक इंटरसेप्ट किए गए ईरानी मिसाइल के मलबे से सलमान इंडस्ट्रियल सिटी में गैर मुल्की शिप में आग लग गई थी, जिसके नतीजे में एक शख्स मारा गया जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। इसके अलावा बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कि साइप्रस में वाक़े बरतानवी फ़ौज के एक अड्डे पर मुश्तबा ईरानी ड्रोन हमला हुआ है, जिससे महदूद नुकसान हुआ। अहम बात यह है कि 1986 में लीबियन अस्करियत पसंदों के रॉकेट हमले के बाद यह बरतानिया के इस फौजी अड्डे पर पहला हमला है। जबकि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के क्लाउड यूनिट के बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद डेटा सेंटर्स को आज सुबह बिजली और कनेक्टिविटी के मसाइल का सामना करना पड़ा और एक सेंटर में आग भी रिपोर्ट हुई है। कंपनी के मुताबिक ये मसाइल डेटा सेंटर से मुश्तबा अशिया के टकराने के बाद पेश आ रहे हैं। खित्ते भर में अमरीकी फौजी अड्डों के अलावा ईरान अब खित्ते में तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है और आज सुबह ईरान ने ड्रोन्स के जरिए सऊदी अरब की सरकारी ऑयल कंपनी अरामको के रास तनोरा रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके बाद सऊदी अरब ने इस रिफाइनरी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। सऊदी हुक्काम के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के दौरान मलबा गिरने से रिफाइनरी में आग लगने के बाद उसे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि रास तनोरा रिफाइनरी सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और यौमिया 5,50,000 बैरल्स तेल साफ करने की सलाहियत रखती है। ये कॉम्प्लेक्स सऊदी खाम तेल की बरामद के लिए एक अहम टर्मिनल के तौर पर काम करता है। इसी तरह कुवैत की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आज सुबह कुवैत की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी को भी एक ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से नुकसान पहुंचा है और इस रिफाइनरी में काम करने वाले 2 कारकुन जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा कतर की वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने कतर के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी 2 मिसाइल दागे हैं और एक ईरानी मिसाइल में सईद पावर प्लांट के पानी के टैंक को निशाना बनाया, जबकि दूसरे मिसाइल ने कतर एनर्जी से वाबस्ता रास लफान सनती शहर में LNG पैदा करने वाले एक मरकज़ को हदफ बनाया। वाज़ेह है कि कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्टर्स में से एक है और आलमी बरामदात में इसका हिस्सा तकरीबन 20% है। इसी तरह ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक मस्कत के साहिल से तकरीबन 52 नॉटिकल माइल दूर एक ऑयल टैंकर पर एक कश्ती के जरिए हमला हुआ है।
और इस हमले के नतीजे में जहाज इंजन रूम में आग लग गई और धमाका हुआ, जिसकी वजह से हमले का कम से कम एक रुकन मारा गया। इसके अलावा ईरान गुज़िश्ता 3 दिनों से इसराइल की जानिब भी बैलिस्टिक मिसाइल की मुसलसल बारिश कर रहा है, जबकि कल से लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप हिजबुल्लाह ने इसराइल की जानिब मिसाइल दागे। कल इसराइल के शहर बेत शमेश में एक ईरानी मिसाइल गिरने से कम 9 अफराद मारे गए और दर्जनों जख्मी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले का हदफ फौजी हेडक्वार्टर और हथियारों की तैयारी का कॉम्प्लेक्स था। कैसे एक ईरानी मिसाइल मगरबी यरूशलेम में इसराइल का फिजाई दिफाई निज़ाम अबूर करते हुए ज़मीन से टकरा जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। इससे पहले हफ्ते को इसराइल और अमेरिका के हमलों के आगाज़ के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई के दौरान इसराइल के शहर तल अवीव को निशाना बनाया था। अब से थोड़ी देर पहले कतर की वजारत दिफा ने दावा किया है कि उसने ईरान के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया है जो कतर की एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि मुतादिद ड्रोन्स और मिसाइल्स को भी मार गिराया है। सारी सूरत हाल में ईरान पर अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका बमबारी भी जारी है और आज भी तेहरान में नए धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और इसराइली फोर्सेज ने मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया है। आम बात यह है कि इसराइल बार बार ये दावा करता है कि वो अपने हमलों के दौरान अपने अहदाफ को प्रिसाइजली निशाना बनाता है, मगर इसराइली दावों के बरक्स इसराइली हमलों के दौरान आम शहरियों की एक बड़ी तादाद अक्सर निशाना बनती है, जैसा कि हफ्ते के दिन भी हुआ जब इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान जनूबी ईरान के शहर मेनाब में लड़कियों के एक स्कूल को निशाना बनाया गया। इस हमले के दौरान शहीद होने वाले अफराद की तादाद 180 तक पहुंच गई है। इसी तरह सरकारी मीडिया के मुताबिक इतवार को शुमाली तेहरान के गांधी अस्पताल को इसराइली बमबारी के बाद शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसके नतीजे में मरीजों को वहां से मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा ईरान के नीम सरकारी खबररसा इदारे महर न्यूज़ के मुताबिक अब तक इसराइल और अमेरिका के हमलों से ईरान के कम से कम 9 अस्पताल शदीद मुतासिर हुए हैं। महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आज होने वाले हमलों के दौरान जनूबी ईरान के फारिस सूबे में कम से कम 35 अफराद शहीद हो गए। सारी सूरत हाल में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप हिजबुल्लाह ने भी इसराइल की जानिब मुतअद्दिद मिसाइल दागे थे। ताहम इन हमलों में कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर इन हमलों के बाद इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर बमबारी करके 30 से ज़्यादा अफराद को शहीद और 149 को जख्मी कर दिया है और इसराइल के ये हमले अब भी जारी हैं। सारी सूरत हाल में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए ईरान के सफीर का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने फिजाई हमलों के दौरान ईरान के नतंज न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया है। ताहम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी के जायजे के बरक्स है, जिनके मुताबिक अब तक एजेंसी को ईरान में किसी जौहरी तनसीब पर हमले के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। और इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें ईरान के इन ममालिक पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इन हमलों पर में सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है और हम इस हवाले से मुत्तहिद हैं और हम कमिटेड हैं कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए इस कार्रवाई करें। यानी कि ये पूरी सूरत हाल अब ईरान और जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं वो इसमें आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जद्दा से खालिद अल मोइना साहब। खालिद मोइना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप सऊदी अरब में बहुत करीब से मामलात को देखते रहे हैं। अब ये बताइएगा, जो इस वक्त सूरत हाल है, इसराइल और अमेरिका की तरफ से हमला हुआ और अब जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें तो खलीजी ममालिक, पड़ोसी ममालिक और ईरान अब एक दूसरे के सामने आ गए हैं। जॉइंट स्टेटमेंट इसकी तरफ इशारा कर रही है। क्या आप समझते हैं कि मामलात बिगड़ते नजर आ रहे हैं खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान? मेरे ख्याल में सूरत हाल बिगड़ रहा है, क्योंकि ये बदमाश नेतन्याहू और इनके जो पार्टनर हैं ट्रंप, दे आर नॉट केयरिंग फॉर द एरिया। जो अटैक हुआ वाज अनकॉल्ड फॉर। जीसीसी ममालिक ने उनको कहा कि जंग की ज़रूरत नहीं है। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ थे, नेगोशिएशंस हो रहे थे, सब ममालिक यहाँ चाह रहे थे कोई पीसफुल सोल्यूशन होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा हालात और ख़राब हो गए, क्योंकि ईरान के एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ से वहाँ से बॉम्ब फेंक रहे हैं या ड्रोन्स। सो दिस इज क्रिएटिंग टू मच प्रॉब्लम। ज़ाहिर मसला नज़र भी आ रहा है और आज रामको की रिफाइनरी पर भी ड्रोन आकर गिरा है। बहरीन में हमले हुए हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में हमले हुए हैं। जॉइंट स्टेटमेंट जो आया, ज़ाहिर उसमें ईरान को तनबीह की गई है इस सारे के सारे मामले की, मगर क्या यह ख्याल भी किया जा रहा है कि इसराइल की ये कहीं ना कहीं नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हमला हो, उसके बाद ये ममालिक आपस में लड़ पड़े, उनकी प्लेबुक के मुताबिक ये सब हो रहा है? ये तो ज़ायनिस्ट की और नेतन्याहू शैतान की ज़माने से इनकी ख्वाहिश है कि अरब ममालिक एक दूसरों को मारे,
तोड़ दें, लेकिन इंशाल्लाह इट विल नॉट हैपन। जैसे आप जानते हैं सऊदी अरेबिया हैज कॉल्ड फॉर रिस्ट्रेंट, बहुत कोशिश बिहाइंड द सीन्स सऊदी फॉरेन पॉलिसी और स्पेशली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान कोशिश कर रहे थे ये मरहला हम ना पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में जो हो रहा है, और अभी भी रिपोर्ट्स आ रही कि कोई ये रोग एजेंट्स हैं ईरान में, मुसाद एजेंट्स हैं, बिला वजह के बॉम्ब्स फेंक रहे हैं। क्या फायदा होता है आप राज तनूरा को मारें या कोई दूसरे को मारे? उन्होंने कोई पहले से इजहार किया कि हमारे पास बेसिस है, या बेसिस हम इस्तेमाल करेंगे या अमेरिका को हम इस्तेमाल करने देंगे? दिस हैज बीन सेड अगेन लाउड एंड क्लियर। लेकिन जब कंफ्यूजन होता है तो आप जानते हैं उसमें सब डिसऑर्डर और शैतानी भी आ जाती है। मतलब आप सऊदी अरब में हैं इस वक्त, सऊदी अरब में सेंटिमेंट क्या है? बतौर सीनियर सहाफ़ी आप जब मामलात को देख रहे हैं, क्या इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब और दीगर ममालिक और ईरान के दरमियान एक जंग हो जाए या हमला कर दिया जाए ईरान पर जवाबन? नहीं, हम दुआ करते नहीं होगा। सऊदी अरेबिया हैज शोन ग्रेट रिस्ट्रेंट, वो काबू में है। सेंटिमेंट्स तो है डिसअपॉइंटमेंट की कि ये हो रहा है, ठीक है। अमेरिका ने अनजस्ट वॉर किया, वो मार रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, इसराइल उनको मदद करती है। वी डोंट नो हु इज हु, क्योंकि इनके सब जॉइंट फोर्सेस हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि देयर वाज नो नीड कि आप सऊदी अरब पर ये ड्रोन्स फेंकें या कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाएं। ना हमारे पास बेस है, ना हमने कोई एनिमिटी या कुछ किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं आपको सिंसियरली कहता हूं कि ये जो वॉर जो लास्ट ऑप्शन है, और सऊदी अरब डिड नॉट वांट इट, और कोशिश कर रहे थे कि ये, और जीसीसी के रिप्रेजेंटेटिव ओमान के फॉरेन मिनिस्टर वहां थे, लेकिन गद्दारी हुई अमेरिकनों की तरफ से, एंड ये दिस हैज एडेड मोर फायर, और लोगों ने आग जला दिया। लेकिन ईरानियों को भी ये भी मालूम होना चाहिए कि जरूरत नहीं है कि आप अपने पड़ोसों को और भाइयों को उन पर भी आप हमला करें। मतलब ये भी बताएगा कि अमेरिका का देरीना इत्तेहादी है सऊदी अरब, दीगर ममालिक भी, कुछ अरब ममालिक तो इसराइल के भी बहुत करीब आ गए थे। वैसे तो हमेशा से ही ये वाज़ेह रहा है कि अमेरिका की जो तरजीह है वो इसराइल होता है, मगर ऐसे वक्त में है कि जब कार्रवाई की हो अमेरिका और इसराइल ने, और हालांकि ईरान की तरफ से कोई ख़तरा नहीं था, ना कोई ऐसी बात थी, और उसके असरात आ रहे हों अब इन ममालिक पर और ईरान की तरफ से इन पर हमले किए जा रहे हों, तो तब भी वाज़ेह नहीं नज़र आ रहा कि अमेरिका की तरजीह इसराइल ही का दिफा है या अरब ममालिक का दिफा नहीं है। अमेरिका के तो जो अंधा भी आदमी है वो जानता है कि अमेरिका के लिए ऊपर या नीचू, यमीन और राइट और लेफ्ट इसराइल है। और आजकल अमेरिका में भी टॉप राइटर्स लिख रहे हैं कि ये तो अमेरिकन गवर्नमेंट का मेन कंसर्न है इसराइल के लाइव्स। सो ये तो नई बात नहीं है, बट लेकिन एवरी डे इट इज बिकमिंग ऑब्वियस। अगर आप देखते हैं ये जो अमेरिका और अमेरिकन पॉलिटिशियन, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस, इतनी रात दिन इसराइलियों की मदद, इनकी तारीफ, इनके लिए ये करना है। इनके मिनिस्टर जो इनके एम्बेसडर हकबी ने जो कहा कि इसराइल की बिब्लिकल राइट्स है, इनका हक है मिडिल ईस्ट पर। उनके डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, इनके ये क्या कर रहे हैं। तो अभी अमेरिका में जो हो रहा है ये सब भी हो रहा है, और लोग ये भी कहते हैं कि ये एप्स्टाइन फाइल को इनको बैरी करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ये सब चीज हुआ। और मैं कंस्पिरेसी थियरीज में मानता नहीं हूँ ज्यादा, बस आई रियली बिलीव ये सब जो गड़बड़ हुई है ये कोई ग्रेटर सीक्रेट को रोकना था अमेरिका में, उन्होंने करा दी। मतलब इस वक्त सऊदी अरब में क्या समझा जा रहा है कि जो जंग है क्या बहुत लंबे अरसे तक चल सकती है? क्योंकि जाहिर है तेल की सप्लाई इस वक्त तकरीबन बंद हो गई है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, इन सब के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बहुत ज़्यादा अहम है, एयर स्पेस बंद है, फ्लाइट्स ग्राउंड हो गई हैं। क्या समझा जा रहा है, कितने अरसे तक ये जंग चल सकती है या कोई हल निकलने की उम्मीद है? इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नुकसान किसको आता है इस एरिया में? गल्फ स्टेट्स को। ये पूरा प्लान था नेतन्याहू का कि गल्फ स्टेट्स की डेवलपमेंट को रोक दें, उन पर अपना हेजेमनी डाल दें, अपने ग्रेटर इसराइल, और ये करे। बट इट विल फेल, बिकॉज लोगों को मालूम है कौन हमारा दुश्मन है। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ये पूरे एक्शंस को सही
तरीके से हम इसकी रिएक्शन लें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये जंग बंद हो जाएगा। लेकिन राइट विंग्स जो है अमेरिका में और अदर कंट्रीज में, शैतान मुल्क में, दे आर नॉट अलाउइंग इट टू गो टू यूएन। लेकिन आपके सवाल, जितना ये बढ़ते जाएगा जंग, जितने डिलेज होंगी तो बड़ी इकोनॉमिक फॉल आउट हो जाएगी इस एरिया में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सऊदी अरब से राय आपने सुनी। ईरान में इस वक्त एज ऑफ नाउ क्या सूरत हाल है, तेहरान में क्या हो रहा है, क्या फैसला साजी की जा रही है, आवाम को क्या बताया जा रहा है, आप बात करेंगे तेहरान में एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। इस वक्त तेहरान में क्या सूरत हाल है, आवाम क्या सोच रहे हैं और लीडरशिप की तरफ से आवाम को क्या पैगाम दिया जा रहा है। साफ़ी जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जॉन, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़ाहिर इतलात आई कि इसराइल की तरफ से आज और हमले किए गए हैं, इस हवाले से बताइएगा क्या सूरत हाल है। जॉन जी शाजिब, मेरी रोज़ सुबह जो मैं उठता हूँ तो मैं बॉम्ब्स की आवाज़ों से उठता हूँ और फैमिली वालों के कंसर्न से उठता हूँ कि यहाँ बॉम्ब्स गिर रहे हैं। मेरे घर के पीछे एक बेस है, वहाँ पे 8-9 मिसाइल रोज गिरते हैं और उन्हीं जिस बेस पे हिट होता है उसी बेस से फिर रॉकेट्स भी मैं देखता हूँ कि रॉकेट्स जो है वो जाते हैं इसराइल की तरफ। और ये जो मैसिव अटैक ईरान कर रहा है, एक इलिजिटिमेट और बुज़दिलाना हमला जो यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है, अब तो इन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज को ओपनली टारगेट करना शुरू कर दिया। आज नानमक के अंदर बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया, बासाबाद के अंदर बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया। कैजुअलिटीज आई थिंक बहुत ज्यादा हैं, जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं उससे ज्यादा हैं, 500 से ज्यादा तो है, बट आई थिंक उससे भी ज्यादा है। और पुलिस स्टेशन को अब अटैक किया जा रहा है, हर मोहल्ले के अंदर जो पुलिस स्टेशन हैं उनको अटैक किया जा रहा है। और कंसर्न्स कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से मुझे ये भी आई हैं कि दे आर कंसिडरिंग द थ्रेट ऑफ कर्दिश फोर्सेस के उनके लिए भी ग्राउंड बनाया जाएगा कि वो दूसरे मुल्कों की तरफ से एंटर करें ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन के थ्रू। तो ये थ्रेट असेसमेंट्स भी की जा रही हैं। और सेंटिमेंट, अगर आवाम की सेंटिमेंट की बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप को बताया था बार बार नेतन्याहू ने कि जाओ और हमला करो वहां पे और लोग देखना किस तरीके से बाहर आते हैं, तो जो मैंने यहाँ पे देखा सेंटिमेंट लोगों का, वो ये देखा कि ट्रंप के बयानी के बाद के बाहर आओ तो लोग उल्टा उसके खिलाफ बाहर आए। और आई थिंक हमेशा की तरह आज भी असेसमेंट कोट अनकोट रिजीम चेंज के हिसाब से गलत है। और अब जो अटैक्स हो रहे हैं उनके अंदर इंटेंसिटी बढ़ रही है। ईरान की 60 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और 500 से जायद मिलिट्री लोकेशंस को टारगेट किया है ईरान ने, इजराइल और यूएस की, और इसके अंदर 700 ड्रोन से ज्यादा और हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स यूज किए गए हैं इस अटैक के अंदर। एंड आई डोंट थिंक ये कम होगा, क्योंकि आवाम का सेंटिमेंट ये है कि सिर्फ बदला चाहिए उनको इस वक्त, जहां तक मैंने बात की है लोगों से उस वक्त। और साहब, और ज़ाहिर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की भी अफसोसनाक खबर सामने आई, उसके बाद आपने वहां पर आवाम के क्या जज्बात देखे और लीडरशिप का कोई वैक्यूम नजर आता है, या लीडरशिप की तरफ से कोई मैसेजिंग है आवाम के लिए कि आवाम को बताया जा रहा है कि क्या इस वक्त पॉलिसी है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, सबसे पहले जो इमोशन मैंने गेज किया वो ये किया कि शॉक, एक्सट्रीम शॉक था लोगों के अंदर। किसी ने तस्वुर नहीं किया था कि अमेरिका आयतुल्लाह ख़ामनेई को इस तरीके से उनके कंपाउंड में, किसी बंकर के अंदर नहीं थे वो, कोई रशिया नहीं भागे हुए थे, उनके कंपाउंड में जहां ऑफिशियल उनसे मिलने आए हुए थे उनके घर वालों के साथ, उनको शहीद कर देगा। और जाहिर है ये खबर पहले हम लोगों को बताया कि नहीं, ये जो है सही नहीं है, आयतुल्लाह ख़ामनेई सेफ एंड वेल। अब्बास अरागची साहब इंटरव्यूज में कहते रहे, फॉरेन ऑफिस ने जो है वो बयान जारी किया, हमें भी लोगों ने यही बताया, मिनिस्ट्रीज के फॉरेन ऑफिस ने भी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी हमें यही पैगाम आया। लेकिन 4:45 बजे सुबह जब ये खबर आई तो शाजिब मेरे घर के बाहर से मुझे आवाजें आई चीखों की और रोने की, और मैं बाहर निकला हूं तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर आ रहे थे, स्ट्रीट्स के अंदर जा रहे थे। और मैंने उसी वक्त लाइव कवरेज भी की है फेसबुक के ऊपर, लाइव मैंने दिखाए हैं मनाजिर। तो सेंटिमेंट्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि अमेरिका इतनी बड़ी गलती करेगा। और जाहिर सी बात है, जो यहाँ पे 1% या 2% लोग जो जिनकी पहले आवाजें आती थी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और छतों के ऊपर से जो है वो चीयर कर रहे हैं 3-4 लोग, और 10-15 लोग अपने बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो खुशियां मना रहे हैं, वो उस तरीके का सेंटिमेंट अभी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। कोई इसकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हमारे अपने मीडिया ग्रुप्स के ऊपर, ना किसी इंडिविजुअल की तरफ से। तो थिंग्स आर प्रीटी सीरियस हियर। और जाहिर एक 3 रुकनी काउंसिल का भी ऐलान तो कर दिया गया है, मगर आवाम तक भी कोई मैसेजिंग हो रही है, आवाम को बताया जा रहा है सरकारी मीडिया के थ्रू, अहकामात के थ्रू के लीडरशिप क्या सोच रही है, या आवाम इस वक्त अपने खुद को लीडरलेस महसूस कर रहे हैं या वैक्यूम में महसूस कर रहे हैं कि होगा क्या आगे, क्या नहीं पता? देखें, वैक्यूम के हवाले से आवाम को बताया भी जा रहा है कि फॉर एग्जांपल ये जो इंटरिम
लीडरशिप काउंसिल बनी है जिसके अंदर प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ जुडिशरी और गार्डियन काउंसिल के मेंबर हैं। दूसरी मीटिंग इनकी हुई, आवाम को बताया जा रहा है कि वो डिसीजंस ले रहे हैं। एंड लार्जली जो ये इतना बड़ा वाकया हुआ है, पहली दफा ऐसा हुआ है ईरान के अंदर के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, तो ऑब्वियसली देयर इज अ पर्टिकुलर वैक्यूम, बट दैट वैक्यूम कैन ओनली बी फुलफिल्ड पॉलिटिकली। लोग कह रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें आई थी कि 3 नाम जो हैं वो आयतुल्लाह खामनाई ने दे दिए थे और सक्सेशन के प्लान्स थे और उनके बेटे को लगाया जा रहा था। ये बातें बिल्कुल फेक हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि इन बातों के ऊपर कान ना धरे जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का एक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू वो 88 मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं सुप्रीम लीडर को इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट आर प्रेजेंट, इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अ मुज्तहिद। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करके असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स डिसाइड करेगी 2 दिन के अंदर अंदर, मेरी इत्तलात के मुताबिक 2 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा। और आयतुल्लाह खामनाई का जो स्टेट फ्यूनरल है और जो मैस प्रोसेशंस हैं वो उसी वक्त जो नए सुप्रीम लीडर होंगे वो कंडक्ट कराएंगे तेहरान यूनिवर्सिटी में या तेहरान के एरिया में। और क्या लोगों में इस बात की भी नाराज़ी और गमो गुस्सा है कि जो भी हुआ, इतनी इत्तलात कैसे पहुंच गई अमेरिका तक और इसराइल तक, खामनाई की मूवमेंट के हवाले से, उनकी मौजूदगी के हवाले से, उनकी मीटिंग के हवाले से? क्योंकि जून में भी जो स्ट्राइक्स हुई थी उस वक्त भी सवाल उठा था कि इतनी पेनिट्रेशन कैसे है इंटेलिजेंस की। जी बिल्कुल, मार बार मुनाफिक एक बड़ा मशहूर नारा है जो ईरानी लगा रहे हैं इस वक्त, और ये उन्हीं की तरफ टारगेटिंग है जो कि इंटेलिजेंस फेलियर से रिलेटेड है। आई डोंट थिंक शाहजेब के किसी इंटेलिजेंस फेलियर के बगैर ये काम हो सकता है। ईरानी इंटेलिजेंस ने बिल्कुल जो अपने लीडर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, तो आई डोंट थिंक उन्होंने काम सही किया है। लोग कहते हैं ईरान डिक्टेटरशिप है और वो लोगों को उठा लेते हैं, जुल्म होता है। मैं आपको ईरान के अंदर बैठा हुआ ये बात बता रहा हूँ कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी वीक है, उन्होंने अपना काम नहीं किया और लोगों के भी यही सेंटिमेंट्स हैं। और एट द सेम टाइम जो मुझे बताते हैं ऑफिशियल्स, वो ये बताते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई को उन्होंने कोशिश की बंकर में पहुंचाने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बंकर में नहीं जाऊंगा, मेरी आवाम जब बाहर है तो मैं बंकर में क्यों जाऊं, और मेरी जिंदगी जो है वो खुदा की अमानत है। तो ये बातें मुझे बताई गई हैं, बट रिगार्डलेस पीपल डिडंट वांट कि उनको शहीद किया जाए, और करना चाहिए था। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर इसके अंदर नजर आता है बज़ाहिरन। बहुत शुक्रिया जॉन, तफसीलात बताए। पाकिस्तान में अस्करी हुकाम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा क़यास आराइयाँ होती हैं कि इसराइल के इरादे क्या हैं, पाकिस्तान के हवाले से क्या मामलात हैं। अस्करी हुकाम ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है, इस हवाले से बात की है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के खित्ते पर क्या असरात पड़ सकते हैं, तफसील से हमने बात की है। बहुत ज़्यादा बात होती है कि पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं, इसराइल के पाकिस्तान के हवाले से क्या इरादे हैं। फिर जब बात होती है तो बहुत सारी क़यास आराइयाँ भी होती हैं। इस सारी जंग के तनाजुर में आज आला अस्करी क़यादत ने मुलाकात की, जो कि आला ओहदे पर फाइज हैं शख्सियत, सहाफ़ियों से, और इस हवाले से तफसीली बातचीत भी की है। हमारे साथ उस मुलाकात में मौजूद सीनियर सहाफ़ी शहजाद इकबाल मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। शाहज़ाहिर खित्ते की सूरत हाल बहुत नाजुक है, पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है। आपकी मुलाकात हुई, तफसीली बातचीत हुई, आपके सवालों के भी जवाब दिए गए, क्या हुआ है? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। ऑब्वियसली एक तो पाकिस्तान जिस ऑपरेशन में इस वक्त है अफगानिस्तान के खिलाफ, उस पर भी बात हुई, और जो इस वक्त रीजन की सूरत हाल है, अमेरिका और इसराइल ने जब से हमला किया ईरान पर, उस पर भी बड़ी तफसील से बात हुई। और मेरे ख्याल से अगर वन लाइनर लें आप इस पूरी मुलाकात का, तो वो यही है, और वो यही सवाल है जो कि इस वक्त सबके जहनों में है। सहाफती हलकों में भी बहस हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है, और एक आम आदमी भी ये सवाल कर रहा है कि क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी होगी, क्या अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। तो ये वो पॉइंट था जिसपे आज बड़ा तफसील से उन्होंने हमें जवाब दिए हैं, और उनकी नजर में तो ये सवाल बनता ही नहीं है कि पाकिस्तान की बारी अगली हो सकती है। एक तो ये कह रहे हैं कि ये जो कहा जाता है कि अगर रजीम चेंज हुआ ईरान में किसी किस्म का, और यहाँ पे कोई ऐसा रजीम आ गया जो कि इसराइली बैक्ड होगा, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इसराइल तो वैसे भी इंडिया में बैठा हुआ है, और जो जंग थी मार्का हक जिसमें पाकिस्तान ने शिकस्त दी इंडिया को, उसमें भी फुटप्रिंट इसराइल का उनके ड्रोन अटैक्स के जरिए, उनकी स्ट्रेटेजी के जरिए बड़ा वाजे था। तो वो कह रहे हैं इसराइल तो पहले यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका। दूसरा, उन्होंने इस पूरे जो मामले को जो है उसको जस्टिफाई किया है 3 रीजंस या 3 एस्पेक्ट देके। पहला जो है वो मिलिट्री का है। उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान को ना आप अफगानिस्तान से कंपेयर कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान के पास तो कोई कन्वेंशनल आर्मी है ही नहीं। आप ईरान से भी नहीं कंपेयर कर सकते। उन्होंने कहा ऑल्दो ईरान का अब जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है, $10 बिलियन क्रॉस कर गया, जो नंबर्स मैंने चेक किए हैं। पाकिस्तान का तकरीबन $8-9 बिलियन है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है, पाकिस्तान की जो फौज है, वो ज्यादा ताकतवर है। ईरान दिहाइयों से कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, वो नहीं बना सका। ऑल्दो पाकिस्तान जो है वो 10-15 साल में ही न्यूक्लियर वेपन बना चुका था, और पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो कोई भी मुल्क जो अजाइम रखता हो, इरादा रखता हो पाकिस्तान को अटैक करने का या पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की जारियत करने का, वो 10 मरतबा सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल एक न्यूक्लियर स्टेट है। फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है उसका तो हम एक मुजाहिरा दिखा चुके हैं पिछले साल, जब इंडिया ने हमला किया उनको जवाब दिया।
जब ईरान की एयर स्पेस से हम पर हमला हुआ था तब भी हमने उसका जवाब दिया था। और उन्होंने कहा कि आज अगर दुनिया में पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीफ होती है, फील्ड मार्शल को फैंटास्टिक या पावरफुल जनरल कहा जाता है, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया को हमने दिखाया है कि हमारी जो कैपेसिटी है लड़ने की वो बाकी ममालिक से बहुत ज्यादा बेहतर है। दूसरा उन्होंने जो एस्पेक्ट बताया, रीजन बताया, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से था। उन्होंने कहा कि ईरान का जो वर्ल्ड व्यू है और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड व्यू है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी जज्बात और इमोशंस पे नहीं बनाता बल्कि स्टेबिलिटी और लोगों की प्रोस्पेरिटी पे बनाता है। और उन्होंने मिसाल दी कि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका से हमारे ताल्लुकात फैंटास्टिक है, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। जो खलीजी ममालिक हैं, जीसीसी कंट्रीज, मिडल ईस्ट, वहां पर भी उन्होंने कहा कि हमारे ब्रदरली रिलेशनशिप है उनके साथ जो ईरान के कभी भी नहीं थे। फिर उन्होंने कहा चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाइना के ईरान से वैसे ताल्लुकात नहीं थे जैसे हमारे ताल्लुकात हैं। रशिया से उन्होंने कहा हमारे ताल्लुकात बेहतर है, अगर ये हालात ना होते तो वजीर आजम ने वहां पे विजिट भी करना था। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही बैलेंस्ड है, हमने उसको एक जो पॉलिसी को बहुत ही बैलेंस रखा है, सबसे ताल्लुकात रखे हैं। जबकि ईरान जो है वो ऑलमोस्ट एक आइसोलेटेड था, उस पर तो सैंक्शंस लगे थे इतने टाइम से। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान की सूरत जो कंपेयर की जाती है ईरान से कि अगला नंबर पाकिस्तान का होगा, वो कंपेरेबल नहीं है बिकॉज ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। तीसरा जो उन्होंने एस्पेक्ट बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल यूनिटी और इंटरनल गवर्नेंस के हवाले से है। ये वो एस्पेक्ट है जिसपे उन्होंने कहा हमें मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं पे भी जंग उस वक्त ज्यादा होती है, वो मुल्क मुतासिर ज्यादा होते हैं जंग से जहां पे यूनिटी नहीं होती। तो वहां पे उन्होंने कहा हमें काम करने की जरूरत है। एक तो ऑब्वियसली जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको इंप्लीमेंट करना है, जो मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है सूबों ने और वफाक ने मिलकर उस पर काम करना है। यूनिटी की जरूरत है कि यूनिटी किस तरीके से हम लेकर आए, और जिसमें फॉलोअप में सवाल भी हुए कि अगर यूनिटी की आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी क्या बातचीत होगी। तो उसमें उनका जो जवाब था वो रिवायती था कि फौज ने तो बात नहीं करनी, चाहे पीटीआई जितना भी कि हमने फौज से बात करनी है। उन्होंने कहा हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है कि वो बात करे पॉलिटिकल पार्टी से, और अगर वो करते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने कहा ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इंटरनल स्टेबिलिटी भी हमें क्रिएट करनी है, गवर्नेंस बेहतर करनी है और पॉलिटिकल यूनिटी लेकर आनी है। और शायद अफगानिस्तान के हवाले से क्या बात हुई? अब जाहिर है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामला, एक जंग की सूरत हाल थी, उस हवाले से क्या कहा उन्होंने? अच्छा, एक मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं, मैंने इसमें एक फॉलोअप सवाल भी किया था कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें इसराइल भी है, इंडिया भी है, और हमारा एक ब्रदरली मुल्क जिससे बड़े अच्छे ताल्लुकात है, जीसीसी कंट्री, वो भी है। और ऐसा लगता है कि उनके फुटप्रिंट आपको नजर आएंगे यमन से लेकर सूडान तक। तो हो सकता है कि आगे जाके अमेरिका का एक ये इंटरेस्ट हो कि हमें चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, या इसराइल का ये इंटरेस्ट हो कि पाकिस्तान के पास न्यूक क्यों है, हमें पाकिस्तान का न्यूक से खतरा हो सकता है, और इंडिया तो वैसे ही हमारा दुश्मन है। तो क्या आप ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पे किसी किस्म का खुदा ना खास्ता कोई अटैक होता है तो पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, या किसी के अजाइम ही नहीं हो सकते पाकिस्तान को लेकर? तो इसमें उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान का जो परपेचुअल थ्रेट है ना वो सिर्फ इंडिया से है, और इंडिया अगर सिचुएशन को किसी मुल्क के साथ मुल्क के एक्सप्लॉइट करना चाहेगा तो उसकी तो हम जवाब देने की कुव्वत रखते हैं और जवाब दे भी चुके हैं। बाकी जितने भी रीजनल इश्यूज है वो कहते हैं वो ऑन गोइंग होते हैं, वो निमट जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी डील कर लेती है, लेकिन जो परपेचुअल थ्रेट है हमारा एक मुस्तकिल, वो इंडिया ही है। अफगानिस्तान के हवाले से भी बात हुई और उस पर उन्होंने कहा कि देखें, और ये मेरा एक सवाल था कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, और ये तो एक ऐसी साइकिल में है कि अगर ये क्रॉस बॉर्डर जंग हम बंद भी कर दें, अटैक्स बंद भी कर दें, तब भी कोई सुसाइड अटैक हो पाकिस्तान में, कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, तो हमें फिर क्या हम उन पर अटैक करेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, ये जंग नहीं है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि जंग जो है वो दो रियासतों के दरमियान होती है, वहां पे तो कोई रियासत नहीं, एक अबूरी हुकूमत है। तो एक ऑपरेशन है अफगानिस्तान के खिलाफ जो कि एक तवील अरसे तक जारी रह सकता है, ये दिनों की या हफ्तों की बात नहीं, हो सकता है कि इससे ज्यादा हो। वैसे ही हम, उन्होंने कहा 20-22 साल से वॉर ऑन टेरर पे तो हम लड़ रहे हैं, और अगर अब अफगानिस्तान की सरजमीन से हमले होते रहे तो उन्होंने कहा कम वॉट में हम अपनी जो एग्रेशन है उनके खिलाफ, जो हमारे अटैक्स हैं वो जारी रहेंगे। और उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान ने तो बहुत सारे जनाजे उठा लिए, सिविलियंस के भी हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के भी हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अफगानिस्तान के लिए कॉस्ट बढ़ाएं, जब वो भी अपने लोगों के जनाजे उठाएंगे तो फिर उनको शायद एहसास हो कि ये कितना दर्दनाक होता है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि हम ये मुकम्मल तौर पे इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि जो हमारी एयर स्ट्राइक्स भी होती हैं या ग्राउंड स्ट्राइक्स होती हैं उसमें सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि अफगान अवाम से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये जो वहां पर बैठे हुए हैं अफगान तालिबान और टीटीपी, उन्होंने कहा अब तो हम इसमें कोई फर्क नहीं करते, ये एक ही फोर्स है, चाहे वो टीटीपी हो, अफगान तालिबान हो, वो हमारे दुश्मन है, उनसे हमने जो है वो निपटना है। एक उन्होंने बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा आज हमारे जो जवान है ना, जो लड़ है, वो कह रहे हैं वो बहुत मुतमईन और खुश हैं। वो इसलिए खुश है क्योंकि पहले वो कहते हैं वी वर चेजिंग द शैडोज, टीटीपी वाले आते थे, गोरिल्ला फाइट करते थे, कहीं अटैक करते थे, चले जाते थे।
अब हमें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, वो शैडो से बाहर आ चुका है, तो हमारे लिए लड़ना ज्यादा आसान है। तो वो बताना चाह रहे थे कि हमारे जो जवान हैं उनके जज्बा इस वक्त बहुत ज्यादा बुलंद है और वो खुश है कि अब हमारा जो दुश्मन है वो छुप के नहीं लड़ रहा है, शैडोज में नहीं है, वो हमारे सामने है और उससे मुकाबला करने अब हमारे लिए एक बेहतर हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाजिब, तफसीलात प्रोग्राम में तैयार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।